जय हिंद। जीएस स्टडी SST में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 9वीं क्लास होगी। कौथी क्लास होगी दोस्तों? 9वीं क्लास होगी, जिसमें सारे क्वेश्चन कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए, सुनते चलिए। क्या दोस्तों? एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए, सुनते चलिए। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए, ठीक ना दोस्तों? जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। इससे पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और हमें कितनी करनी चाहिए। चलिए, आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन है कि चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्तों पर बिखरे कांटों से न डरो। रास्तों पर बिखरे कांटों से न डरो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। तो दोस्तों, अब देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर एक पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर एक हमारा दिया है, पढ़िए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर एक। तो क्वेश्चन नंबर एक दिया है कि निम्न में से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों में शामिल है। निम्न में से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों में शामिल है। तो क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, गर्भवती महिलाओं को पूरक आहार, टीकाकरण में एनएम का सहयोग, स्कूल पूर्ण शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों में शामिल है। तो क्या शामिल है? गर्भवती महिलाओं को पूरक आहार, ये भी शामिल है। टीकाकरण में एनएम का सहयोग, टीकाकरण में एनएम का सहयोग करना। अच्छा, स्कूल पूर्व शिक्षा, ये भी शामिल है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। पहले का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर दो पढ़िए क्या दिया है कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो किस अंग से होती है? क्या मुख से होती है, यकृत से होती है, छोटी आंत से, या बड़ी आंत से? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? मुख से। किससे शुरू होती है? मुख से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मुख से शुरू होती है तो मुख के बाद कहाँ जाती है? तो मुख से शुरू होकर मुख के बाद कहाँ जाती है? ग्रसनी में। कहाँ जाती है? ग्रसनी या ग्रास नली ना। ग्रसनी बोलिए या ग्रास नली बोलिए, ठीक ना। ग्रसनी के बाद कहाँ जाती है? तो ग्रसनी के बाद जाती है आमाशय में। भोजन हमारा कहाँ जाता है ग्रसनी के बाद? आमाशय में ना। आमाशय के बाद कहाँ चला जाता है भोजन हमारा? तो आमाशय के बाद जाता है ग्रहणी में। कहाँ जाता है? ग्रहणी ना। कहाँ चला जाता है? ग्रहणी के बाद कहाँ जाता है? तो ग्रहणी के बाद जाता है छोटी आंत। कहाँ जाता है? छोटी आंत ना। छोटी आंत के बाद किस में जाता है? तो बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद किस में भोजन जाता है? तो बड़ी आंत के बाद जाता है मलाशय में। कहाँ जाता है? मलाशय ना। मलाशय के बाद कहाँ चला जाता है? तो गुदा द्वार। कहाँ जाता है? गुदा द्वार, ठीक ना। गुदा द्वार के बाद आप लोगों को पता है कहाँ जाना होता है, कहाँ चला जाता है भोजन, ठीक ना। अच्छा, ये क्या दिया है? यकृत के बारे में थोड़ा कुछ हम लोग जान लेते हैं कि यकृत के बारे में हम लोग क्या यहाँ से जान सकते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। जो भी भाई या जो भी बहनें कुछ यकृत के बारे में जानती हैं तो हमको कमेंट करिए। अच्छा, यकृत के बारे में क्या जान सकते हैं? तो यकृत को हम क्या बोलते हैं? तो यकृत को हम क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर ना। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, ठीक। अच्छा, लीवर। और क्या इसको बोलते हैं? तो और इसको बोलते हैं कलेजा। क्या बोलते हैं? कलेजा ना। कलेजा के साथ साथ इसको और क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं जिगर। क्या बोलते हैं? जिगर। वाह भाई वाह, जिगर बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, और क्या हम लोग जान सकते हैं कि यकृत के बारे में? अच्छा, यकृत किस कोशिका से बना होता है ना। यकृत किस कोशिका से बना होता है? तो यकृत जो है हेपोटोसाइट्स नामक कोशिका से बना होता है। यकृत किससे बना होता है? तो हेपोटोसाइट्स ना। हेपोटोसाइट्स किस कोशिका से बना होता है? तो हेपोटोसाइट्स नामक कोशिका से बना होता है। यकृत का रंग कैसा होता है? तो यकृत का रंग लाल भूरे रंग का होता है। कैसा होता है?
लाल लाल भूरे रंग ना, लाल भूरे रंग का होता है। कृत का रंग कैसा होता है? तो लाल भूरे रंग का होता है। लाल भूरा रंग वो कैसा होता है? तो लाल भूरा रंग आप लोग देखे होंगे, जो मिट्टी का बर्तन पक जाता है ना, तो पके हुए मिट्टी के बर्तन के जैसा होता है। मिट्टी के बर्तन ना, मिट्टी का बर्तन जो होता है, जो पक जाता है, उसी तरह से लाल भूरे रंग का हमारा यकृत दिखाई देता है। ठीक ना। अच्छा, यकृत की लंबाई कितनी होती है? तो यकृत की जो लंबाई होती है, यकृत की लंबाई कितनी होती है? तो यकृत की लंबाई जो होती है पुरुषों में ना, पुरुष में कितनी होती है? तो पुरुष में होती है 14.5 सेंटीमीटर। ठीक ना, 14.5 सेंटीमीटर। और स्त्री, तो स्त्री में कितनी होती है? तो स्त्री में होती है 13.5 सेंटीमीटर। देखिए, लेकिन ये अलग अलग पुरुषों में अलग अलग रहता है। ठीक ना, अपने साइज के हिसाब से होता है। अच्छा, और क्या यहाँ से हम लोग जान सकते हैं? बताइए जल्दी से, यकृत का वजन कितना होता है? तो यकृत का वजन जो होता है 1400 ग्राम का होता है। कितना होता है इसका वजन? तो 1400 ग्राम का होता है। यकृत का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम, यानी 1 किलो 400 ग्राम का होता है। ठीक ना। अच्छा, और क्या यहाँ से हम लोग जान सकते हैं? छोटी आंत, छोटी आंत के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि छोटी आंत के बारे में यहाँ से हम लोग क्या जान सकते हैं। तो छोटी आंत की बता दीजिए, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6 से 7 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 से 7 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है। अच्छा, अगर फीट में पूछ दे कि कितनी फीट की होती है, तो 20 से 23 फीट की होती है। कितनी होती है? 20 से 23 फीट की होती है। ठीक ना। और यहाँ से जान सकते हैं, थोड़ी बड़ी आंत के बारे में जान लेते हैं कि थोड़ी बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। और इसका फीट में पूछ दे कितनी फीट की होती है, तो 5 फीट की होती है। कितनी फीट की होती है? 5 फीट की होती है। ठीक ना। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो मनुष्य में पाचन की शुरुआत होती है मुख से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक ना। मुख के बाद कहाँ जाती है? ग्रसनी, या कहीं कहीं दिया रहेगा ऑप्शन में ग्रास नली। ठीक ना। ग्रसनी, ग्रसनी के बाद कहाँ भोजन जाता है? अमाशय, अमाशय के बाद ग्रहणी में, ग्रहणी के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय, मलाशय के बाद गुदा द्वार, गुदा द्वार के बाद आप लोग जानते हैं कहाँ हमारा भोजन चला जाता है? यकृत, यकृत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यकृत में पुरुषों की लंबाई कितनी होती है। तो पुरुषों में होती है 14.5 सेंटीमीटर और स्त्री में होती है 13.5 सेंटीमीटर। कहीं कहीं ऑप्शन में आप लोगों को अलग अलग देगा। ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन में आप लोगों को अलग अलग दे देगा। स्त्री का क्या दे सकता है? तो स्त्री का दे सकता है 11.7 दे सकता है। कहीं कहीं देगा पुरुष का 12.2 सेंटीमीटर, ये सही देगा। ठीक ना। अच्छा, और क्या जान सकते हैं? यकृत को हम क्या बोलते हैं? तो लीवर बोलते हैं, कलेजा बोलते हैं, जिगर बोलते हैं। यकृत किस कोशिका से बना होता है? तो हेपेटोसाइट्स नामक कोशिका से बना होता है। यकृत का रंग कैसा होता है? तो यकृत का रंग लाल भूरे रंग का होता है। जो मिट्टी का बर्तन पक जाता है उसी तरह से दिखाई देता है। यकृत का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है। ठीक ना। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर की होती है। फीट में पूछेगा कितनी फीट की होती है, तो 20 से 23 फीट की होती है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। फीट में पूछ देगा कि बड़ी आंत की कितनी फीट की होती है, तो 5 फीट की होती है। ठीक ना। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जनसंख्या को कवर करती है। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जनसंख्या को कवर करती है। तो कितनी जनसंख्या को कवर करती है? तो 1000 जनसंख्या को कवर करती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर यहीं पर आबादी पूछ दे, आबादी ना, तो आबादी का क्या हो जाएगा आंसर? कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। NRHM का पूरा नाम है। NRHM का पूरा नाम क्या है? तो NRHM का पूरा नाम क्या है? क्या समेकित बाल विकास योजना है? क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है? या राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है? या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है? देखिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ गया। 3 ऑप्शन एक तरह से दिया है, एक ऑप्शन अलग दिया है। तो आप लोग क्या लगा सकते हैं? जल्दी से बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। चौथा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ना,
NRHM न का पूरा नाम है, तो NRHM का पूरा नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि NUHM का पूरा नाम है, NUHM का पूरा नाम है, तो क्या है। क्या राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, समेकित बाल विकास योजना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पांचवें का जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक ना, देखिए तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पांचवें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। ICDS का पूरा नाम है, ICDS का पूरा नाम है, तो ICDS का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी समेकित बाल विकास योजना। क्या होगा, समेकित बाल विकास योजना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ICDS का पूरा नाम है तो समेकित बाल विकास योजना। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। आशा की नियुक्ति किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। आशा की नियुक्ति जो की गई थी वह किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। क्या संशोधित कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षय रोग के नियंत्रण द्वारा की गई थी, या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत की गई थी, या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत की गई थी, या समेकित बाल विकास योजना के तहत की गई थी। तो किसके तहत की गई थी आशा की नियुक्ति, किस कार्यक्रम के अंतर्गत, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सातवें का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा की नियुक्ति की गई थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। महिलाओं में बच्चे के जन्म में अंतर रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। महिलाओं में बच्चे के जन्म में अंतर रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। तो क्या सबसे अच्छा तरीका महिला नसबंदी है, या कैलेंडर विधि है, क्या है बताइए जल्दी से। आठवें का हमारा राइट आंसर क्या हो, क्या कैलेंडर विधि होगा, नहीं गलत हो जाएगा। योनि डायग्राफ बनाएं अपनी घटना पहचान, तो क्या ये हो सकता है सी, नहीं ये भी नहीं हो सकता है। अब इसमें फंस रहा है दो ऑप्शन। देखिए, महिलाओं में बच्चे के जन्म में अंतर रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्या महिला नसबंदी, नहीं सर ये तो गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, IUCD। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि नियमित रूप से अत्यधिक रक्तस्राव का प्रकरण कहा जाता है। नियमित रूप से अत्यधिक रक्तस्राव का प्रकरण कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, पॉलीमेनोरिया को, मेटोरेजिया को, मैनोरेजिया को, या मैनोमेटोट्रोरेजिया को, तो किसको कहा जाता है। तो 9वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेनोरेजिया को। किसको कहा जाता है, मेनोरेजिया को। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, पहली बार गर्भवती हुई एक महिला में ग्रीवा का फैलाव किस अधिकतम दर पर होता है। पहली बार गर्भवती हुई एक महिला में ग्रीवा का फैलाव किस अधिकतम दर पर होता है। जो भी बहनें इस क्लास को देख रही हैं, ये तो जो हॉस्पिटल में काम करती होंगी इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत लगा देंगी। जल्दी से कमेंट कीजिए, जो नहीं करती हैं तो एक बार देख लें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से जिसको पता है कमेंट कर दीजिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर 10वें का, तो 10वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सेंटीमीटर प्रति आवर्स। कितना होता है, 3 सेंटीमीटर प्रति आवर्स, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 11,
मनुष्य में 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? मनुष्य में 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए, 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए, मनुष्य में 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? क्या ऑटोसोम कहते हैं या लिंक क्रोमोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग। मनुष्यों में 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को पहले तो ये बताइए कि जो 23वां जोड़ी क्रोमोसोम कहते हैं, लेकिन क्रोमोसोम किसको कहते हैं? तो क्रोमोसोम कहते हैं हम लोग किसको? गुणसूत्र को। किसको कहते हैं? गुणसूत्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्रोमोसोम तो गुणसूत्र को कहते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कमेंट करके जल्दी से बताइए, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य में 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? लिंग क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम होबे नहीं करेगा, वाई क्रोमोसोम होबे नहीं करेगा। लेकिन 23 से तो पहले क्या आता है? 22। तो 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो 22वां जोड़ी जो क्रोमोसोम है उसको क्या कहते हैं? ऑटोसोम। और जो 23वां जोड़ी क्रोमोसोम है इसको क्या कहते हैं? लिंग क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? लिंग क्रोमोसोम। ठीक ना, इसको क्या कहते हैं? लिंग क्रोमोसोम। और यहाँ से हम लोग क्या जान सकते हैं? जल्दी से बताइए। यहाँ से और कुछ क्वेश्चन हम लोग जान सकते हैं। मनुष्यों में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं पूछे थे आप लोगों से, तो एक जोड़ी में कितना होता है? तो एक जोड़ी जब पूछेगा तो एक जोड़ी में कितना होता है? तो एक जोड़ी में होता है 2। लेकिन मनुष्यों में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? तो मनुष्यों में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी ना। कितने होते हैं? 23 जोड़ी। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे कि मनुष्यों में क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 46। कितनी होती है? 46। जब एक जोड़ी में 2 हो रहा है तो 23 को हम लोग क्या 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? बताइए, 23 को अगर 2 बार लिख दीजिए या 2 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 4, 46। कुल पूछेगा तो कितना बताना है? 46। जोड़ी में पूछेगा तो 23। ठीक। और यहाँ से हम लोग क्या जान सकते हैं? अच्छा, एक बात और यहाँ से आप लोग जान लीजिए कि इसमें जो होता है, जो 22वां जोड़ी क्रोमोसोम होता है वो स्त्री और पुरुष में एक समान होता है ना। मनुष्यों में जो 22वां जोड़ी क्रोमोसोम होता है, 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है, 22 जोड़ी ना, 22 जोड़ी क्रोमोसोम ना, क्रोमोसोम 22 जोड़ी क्रोमोसोम जो होता है वो स्त्री और पुरुष ना, स्त्री और पुरुष में क्या होता है? पुरुष में ना एक समान होता है। कैसा होता है? एक समान होता है। ठीक ना, कैसा होता है? एक समान होता है। लेकिन जो इसमें कौन सा होता है? जो 23वां जोड़ी क्रोमोसोम होता है, 23वां जोड़ी ना, 23वां जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है वो अलग अलग होता है। स्त्री में क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। और पुरुष में क्या होता है? जल्दी से उसको भी कमेंट कीजिए। तो 23वां जोड़ी जो क्रोमोसोम पाया जाता है स्त्रियों में वो XX पाया जाता है। अब मनुष्य में, पुरुषों में जो पाया जाता है वो XY पाया जाता है। क्या पाया जाता है? XY पाया जाता है। और यहाँ से कुछ हम लोग जान सकते हैं। देखिए, मनुष्यों में 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। मनुष्यों में 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को तो लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन 23 से पहले एक 22 आता है ना, तो 22वां जोड़ी क्रोमोसोम अगर ये पूछ दे कि 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, तो ऑटोसोम कहते हैं। लेकिन 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है स्त्री और पुरुष में एक समान होता है। लेकिन 23वां जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है वो स्त्री में अलग होता है, पुरुष में अलग होता है। स्त्री में X पाया जाता है, पुरुष में X और Y पाया जाता है। अगर पूछ देगा कि मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। कुल कितने पाए जाते हैं? तो 46 पाए जाते हैं। ठीक ना। अब इससे बात कुछ इसमें से नहीं पूछ सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए कि लोकिया का निर्वहन किसके दौरान होता है? लोकिया का निर्वहन किसके दौरान होता है? तो किसके दौरान होता है? का माहवारी के दौरान होता है, गर्भावस्था के दौरान, या प्रसवोत्तर काल के दौरान, या स्तनपान के दौरान? समय कब होता है? किस दौरान होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12वें का क्या होगा? तो 12वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? प्रसवोत्तर काल के समय ना, इसी समय होता है। प्रसवोत्तर काल के समय हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। MMR वैक्सीन को 9 महीने के पहले नहीं लगाया जाता है, क्योंकि?
क्यों नहीं लगाया जाता है? MMR वैक्सीन को 9 महीने के पहले नहीं लगाया जाता है, क्योंकि 9 महीने तक बच्चे को माँ से नेचुरल एंटीबॉडीज प्राप्त होते हैं। क्या इसलिए नहीं लगाया जाता? यह बच्चे पर बुरा प्रभाव डालती है ना, यह शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता को कम करती है। नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 9 महीने तक के बच्चों को माँ से नेचुरल एंटीबॉडी प्राप्त होते हैं। ठीक ना। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा इसमें हमारा क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। एप्थीरिया में गैरिएरल मेम्ब्रेन कहाँ पर स्थित होती है ना? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया में गैरिएलो मेम्ब्रेन कहाँ पर स्थित होती है? तो कहाँ पे स्थित होती है? टॉन्सिल्स के ऊपर स्थित होती है, या फायरिंस के ऊपर स्थित होती है, या लैरिंस के ऊपर स्थित होती है, या उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? टॉन्सिल ना, टॉन्सिल्स के ऊपर भी होती है, और फायरिंस के ऊपर भी होती है, और लैरिंस के भी ऊपर होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हाउस फ्लाई के कारण नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हाउस फ्लाई के कारण नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है? क्या दस्त लगना होती है? नहीं पूछा है ना, तो दस्त लगना तो होती है, हैजा भी होता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस ये भी होता है, लेकिन ट्रेंच फीवर ये नहीं होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा है, यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है ना, तो ट्रेंच फीवर यही नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए ना, एक लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। ठीक ना, शेयर कर दीजिए। ठीक ना। जो भी भाई या जो भी बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है तब तक के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। फिर उसके बाद आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक ना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी मैं क्लास लूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग इस क्लास को सबसे पहले देख सकें। ठीक ना। तो और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर 15 में कितना गया है। ठीक ना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।